हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रजिस्ट्रेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक और नई शुरुआत करते हैं जिसके अंदर हमारा विषय होगा हिंदी, यानी हम हिंदी के व्याकरण की बातें करेंगे। और संपूर्ण शिक्षण विधियां रीड की जो हमारे इस चैनल पर चल रही है 40 से 45 शिक्षण विधियों की हम बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण चल रही है और ये हिंदी जो हिंदी एसआई के अंदर आती हैं, पटवारी और एसएसजीडी, इन सभी के अंदर आपके लिए काम आएगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों आज हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण के अंदर हम पहले टॉपिक की बात करेंगे भाषा और वर्ण विचार। भाषा और वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा, यानी भाषा क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। तो भाषा के अंदर क्या होता है दोस्तों, विचारों का आदान प्रदान, यानी जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी विचारों का जिस माध्यम से हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा यानी विचारों का आदान प्रदान कितने प्रकार से होता है। एक तो हम किससे करते हैं, बोल करके करते हैं, और 2 नंबर में हम किसी चीज को लिख करके करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, लिख करके करते हैं। यानी हम विचारों को कितने प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं, 2 प्रकार से, एक तो बोल करके और एक लिख करके। आगे हम बात करते हैं तो ये भाषा क्या है, हमारी भाषा हमारी सभ्यता तथा संस्कृति का आधार है। दोस्तों हमारी भाषा क्या होती है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार होती है। यानी भाषा का अर्थ भी होता है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। और भाषा विचारों का आदान प्रदान 2 प्रकार से करते हैं, एक तो बोल करके करते हैं और एक लिख करके करते हैं। और भाषा क्या है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का क्या है, आधार है, मूल है। तो हम बात करते हैं यहाँ किस भाषा की, हम बात करेंगे हमारे हिंदी भाषा की। यानी हम कौन सी भाषा की बात करेंगे, हिंदी भाषा की बात करेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल हिंदी भाषा की बात करेंगे। और जब हिंदी भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये हिंदी शब्द कहाँ से आया, तो ये हिंदी शब्द क्या है, ये हिंदी है जो सिंधी का क्या है, बिगड़ा रूप है। बिगड़ा रूप है, यानी ये हिंदी जो हिंदी शब्द है वो क्या है, सिंधी का क्या है, बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा रूप क्या है, जब सिंध प्रांत के अंदर हमारे जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, यहाँ पर क्या इन इलाके को पहले क्या कहा जाता था, सिंध प्रांत कहा जाता था। जब सिंध प्रांत के अंदर अरबी फारसी लोग आए, कौन लोग आए, अरबी और फारसी, अरबी और फारसी लोग आए, तब इन लोगों ने क्या किया, इस सिंध प्रांत को कहा, क्या कहा, इन सिंध प्रांत को कहा हिंद। यानी अरबी फारसी लोग जब सिंध प्रांत में आए थे तो उन्होंने क्या कहा, अरबी फारसी भाषा के अंदर इस सिंध प्रांत को हिंद कहा। और इस हिंद के आधार पर भी यहाँ की रहने वाले लोगों की भाषा को क्या कहा, हिंदी का। तो इसका नाम हिंदी आया, कहाँ से, अरबी फारसी से। और किसका बिगड़ा हुआ रूप है, ये सिंधी का बिगड़ा हुआ रूप है। यानी सिंध को अरबी फारसी लोगों ने बिगाड़ दिया। हम भी कहते हैं कोई चीज अगर वो गलत हो जाती है तो उसका क्या कहते हैं, उसका रूप परिवर्तन होता है, तो ये तो बिगड़ गया। तो हम बात करते हैं आगे इस हिंदी की। तो हिंदी दोस्तों हमारी क्या है, ये भारत संघ की यानी भारत राज्य की क्या, भारत देश की क्या है, राजभाषा है। यानी हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। और ये राजभाषा कब बनी, 14 सितंबर 1949 को। यानी हिंदी राजभाषा कब बनी, 14 सितंबर 1949 को। और इस 14 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं हम, हिंदी दिवस मनाते हैं।
ये सामान्य जानकारी हमें होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार हिंदी व्याकरण के सवालों के साथ इन हिंदी के तथ्यों को जोड़कर भी सवाल पूछे जाते हैं। इन राजभाषा के बारे में कब बनी और इन दिवसों के बारे में और आदि इनके बारे में हम बात करेंगे। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हम यहाँ राजभाषा की बात करते हैं, तो राजभाषा के लिए एक अधिनियम बना था, राजभाषा अधिनियम यानी राजभाषा अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? संसद में पारित हुआ, यानी इस राजभाषा से संबंधित एक अधिनियम था, वो संसद के अंदर पारित कब हुआ? वो 1963 के अंदर पारित हुआ। आपको दोस्तों ये सामान्य जानकारी हिंदी की याद रखनी है। ये 1963 के अंदर क्या हुआ? पारित हुआ। और एक बात करते हैं राजभाषा आयोग की, तो राजभाषा आयोग की स्थापना की, तो राजभाषा आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 7 जून 1955 को इसकी स्थापना हुई। यानी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 7 जून 1955 को हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी उस समय पहले अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने बीजी खेरे, यानी इनके पहले अध्यक्ष बने बीजी खेरे। कौन बने? बीजी खेरे इनके पहले अध्यक्ष बने। तो दोस्तों ये बात की थी हमने राजभाषा हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी की। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो संविधान के बारे में बात करते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया है? 22 भाषा को शामिल किया गया है। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषा को शामिल किया गया है? 22 भाषा को। तो दोस्तों में एक भाषा याद रखनी है, यानी 22वीं भाषा कौन सी थी जो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल की थी? वो थी बोडो। कौन सी थी? बोडो। और इस बोडो को 22वीं भाषा के रूप में कब शामिल किया गया? यानी 92वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन। यानी ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 के अंदर हुआ। तब इस बोडो को 22वीं भाषा के रूप में शामिल किया। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो आगे की हम बात करते हैं तो संविधान के भाग, यानी संविधान के भाग संविधान के भाग 17 के अध्याय नंबर 1 में, अध्याय नंबर 1 के अनुच्छेद 343 1 यानी 343 1 के अनुसार इस 343 1 के अनुसार क्या है? भारत संघ की भाषा, भारत संघ की राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी तथा इनकी लिपि देवनागरी होगी। यानी संविधान के भाग संख्या 17 के अध्याय संख्या 1 के अनुच्छेद संख्या 343 1
के अनुसार क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है, देवनागरी होगी। यानी भारत की राजभाषा हिंदी किस संविधान के भाग में आई है, 17 के अनुसार। अध्याय नंबर 1 में अनुच्छेद पूछ लिया तो 343 1। तो ये बात थी हिंदी के बारे में, हमने सामान्य जानकारी की बात की थी दोस्तों। ये चीजें कुछ तथ्य थे जो हमें याद होने चाहिए थे। आगे हम बात करते हैं भाषा की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लेकिन ध्वनि को यह ध्यान रखना होगा दोस्तों आपको, ये ध्वनि किस रूप में होगी, उच्चारित रूप में, यानी बोलने के रूप में ये सबसे छोटी इकाई होगी। लेकिन हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है, वर्ण। ये वर्ण किस में होता है, ये लिखित रूप में होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछ लिया जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारित रूप में तो ध्वनि बताना है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में पूछ लिया जाता है तो वहां आपको क्या बताना है, वर्ण बताना है। आगे हम बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी सार्थक इकाई के बारे में दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, शब्द बताएंगे। शब्द क्यों बताएंगे, शब्द इसलिए बताएंगे क्योंकि यहाँ सार्थक इकाई की बात की है, यानी उस चीज को आपको बताना है जिसका हमें कोई अर्थ निकल जाए। यानी वर्ण का तो कोई अर्थ निकलता नहीं है, ध्वनि का कोई अर्थ निकलता नहीं है, तो इसके लिए शब्द, यानी कोई शब्द है तो उसका हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा, अगर सार्थक इकाई की बात की जाती है तो वहां आपको शब्द बताना है। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं अब वर्ण विचार की। किसकी बात करेंगे, वर्ण विचार की बात करेंगे। तो वर्ण विचार में हम सबसे पहले वर्णमाला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्णमाला की बात करेंगे। तो दोस्तों ये वर्णमाला, यानी वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम, यानी वर्णमाला क्या है, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। इन्हें व्यवस्थित की गई चीज को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हम वर्णों की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर वर्ण होते हैं 44, और संस्कृत के अंदर की हम बात करते हैं तो वर्ण 46 होते हैं। लेकिन हम संस्कृत को यहाँ बीच में नहीं लाएंगे। अगर संस्कृत को बीच में लाएंगे तो हम बिल्कुल इन्हें समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हिंदी के अंदर वर्ण कितने होते हैं, 44, और इन 44 को कितने भागों के अंदर बांटा, 2 भागों के अंदर। एक होते हैं स्वर, यानी 2 भागों के अंदर। दूसरे होते हैं व्यंजन। कौन से होते हैं, व्यंजन होते हैं। जब हम स्वर की बात करते हैं तो ये स्वर होते हैं 11, और व्यंजन की बात करते हैं तो ये व्यंजन होते हैं 33। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे स्वरों की, उसके बाद हम व्यंजन को विस्तृत रूप से समझेंगे। पहले स्वरों को समझेंगे। तो स्वरों की हम बात करते हैं किसकी, स्वर की, यानी वर्णों के भेद नंबर 1 स्वर की। तो स्वर की परिभाषा की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा, यानी हम ये कह सकते हैं मुख से हवा
बिना बिना किसी रुकावट के निकलती है। यानी हम दोस्तों यहाँ बात करते हैं स्वर की, तो स्वर की बात करते हैं तो यह क्या कहा जाता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। अगर हम उसका उच्चारण करेंगे स्वरों का तो हमारी जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वह क्या होगा, अगर मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकल जाती है तो वह क्या होता है, स्वर कहा जाता है उसे। जिस प्रकार हम उच्चारण करेंगे आ, तो आ को बोलने के अंदर हमें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन हम उच्चारण करेंगे अगर के का तो हम क्या करेंगे, के ए, यानी ध्वनियां कितनी आएगी, 2 ध्वनियां आएगी के, और उसके बाद एक ही ध्वनि आएगी। तो ए की ध्वनि आएगी तो यह क्या हुआ, यह तो व्यंजन का प्रकार हो गया, और ए क्या हुआ, स्वर का प्रकार हुआ। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हम स्वर की बात करते हैं तो दोस्तों 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं, तो ए आ, ई उ और ये री, आई ओ और ओ। ये देखिए दोस्तों, स्वर की बात करते हैं तो 11 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपके 11 स्वर होते हैं। और अगर हम नोट लगा करके दोस्तों लिख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है स्वरों स्वरों में मात्रा की संख्या, यानी क्या पूछ लिया जाता है, मात्रा की संख्या, यानी स्वरों के अंदर मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो वह हमें 10 बताना है। 10 क्यों बताना है, क्योंकि इस ए के अंदर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। मात्रा की बात करते हैं तो हम मात्रा की परिभाषा की बात करते हैं, तो मात्रा का अर्थ होता है उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय। यानी हम मात्रा की दोस्तों बात करते हैं तो यह होता है कि उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। जिस प्रकार ए को बोलने के अंदर हमें कम समय लगता है बिल्कुल, लेकिन आ को बोलने के अंदर ज्यादा समय लगता है, तो यहाँ क्या लगी हुई है, मात्रा लगी हुई है। एक ए के अंदर मात्रा नहीं लगी हुई है, बाकी ये 10 हैं, इनके अंदर मात्रा लगी हुई है। तो स्वरों में मात्रा की संख्या होती है 10। और इस मात्रा की बात करते हैं तो एक शब्द और आ जाता है, वर्तनी। दोस्तों ये वर्तनी क्या है, वर्तनी की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, मात्रा का लिखित रूप होता है, मात्रा का लिखित रूप होता है, लिखित रूप। तो दोस्तों समझने की ये बात है हमें यहाँ कि अगर हम बोलते हैं आ और ई, इस प्रकार बोलते हैं, बोलने पर क्या होता है, मात्रा। हम पहले 10 मात्रा लिख लेते हैं, ये आ की मात्रा है और ये ई की मात्रा है और यह भी ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा और यह री की मात्रा। और आगे बात करते हैं, ये आई की मात्रा, ये भी आई, ये ओ की और ओ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 मात्राएं हैं। और उच्चारण में लगने वाले समय, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर अगर समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, मात्रा। जब हम उच्चारण करते हैं आ का तो ये क्या होती है, ये तो हम कहेंगे मात्रा। और जब हम इस प्रकार इसका रूप लिखेंगे आ यानी मात्रा का लिखित रूप, हम इस प्रकार मात्रा को लिखेंगे तो वहां क्या कहेंगे हम, ये वर्तनी है। अगर हमारे मात्रा संबंधी कोई अशुद्धि होती है तो हम वहां क्या कहते हैं, वर्तनी की अशुद्धि हुई है। जैसे हम राम को रम लिख दिया, यानी राम को रम लिख दिया तो हम यह कहेंगे क्या, वर्तनी की अशुद्धि हुई। वर्तनी का मतलब मात्रा की अशुद्धि हुई। अगर हम लिखे हुए रूप
लिखा हुआ रूप होता है तो वह हमें मात्रा नहीं कह करके क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। और लिख जब उच्चारण करते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो ये थी बात हमारे दोस्तों स्वरों की संख्या की बात हमने की थी, इनके मात्रा की बात की थी और वर्तनी के बारे में समझा था। आगे हम दोस्तों बात करेंगे इन स्वरों के विस्तार की, यानी इन स्वरों के भेदों की। दोस्तों हम आगे बात करेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनका भेद यानी भेदों की बात करेंगे। तो हम पहले भेद किसके बारे में बात करेंगे, उच्चारण समय के आधार पर, यानी पहले उच्चारण समय के आधार पर, उसके बाद होठों की आकृति के आधार पर, उसके बाद जीवा की आकृति के आधार पर, उसके बाद हम डॉक्टर कामता प्रसाद के आधार पर भी इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्ण विचार की पहली क्लास, जिसके अंदर भाषा और वर्ण विचार पर हमने सामान्य जानकारी की बात की थी। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हिंदी की संपूर्ण व्याकरण इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लॉजिक यानी आसान ट्रिकों के साथ आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।